पेनल्टी का नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो अगर आप बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बिज़नेस करते हैं या फिर कोई भी काम ऐसा करते हैं जहाँ पर कैश का ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आपको कैश में ट्रांजैक्शन कम से कम करना चाहिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको प्रॉपर उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। अगर आपने रिकॉर्ड नहीं रखा तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकती है। उस नोटिस का आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई कहाँ से कैश आया, कितना हमने ट्रांजैक्शन किया। 1 अप्रैल 2026 से पहले आप जो भी किए, लेकिन 1 अप्रैल 2026 के बाद से आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों, अगर आप भी कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने घर में कैश रखते हैं, ऑफिस में कैश रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैश को लेकर कि अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश घर में रखते हैं, या फिर क्या चीज़ें आप करते हैं जो 1 अप्रैल से आपको नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में इसी बारे में हम बात करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं कैश रखने की लिमिट, और अगर कैश आपका अनएक्सप्लेन जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, साथ में क्या पेनल्टी हो सकती है। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि अभी ये मेरा गला ख़राब है और आपको आवाज़ बहुत ही क्लियर नहीं जा पा रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आपको यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझाते हैं और इसीलिए हमारी वीडियो भी नहीं आ रही थी 2-3 दिन से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि 1 अप्रैल से ऐसा क्या बदलाव होने वाला है जो कैश के ट्रांजेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गया है 1 अप्रैल 2026 से। दोस्तों, जब कोई नया साल आता है ना, यानी नया साल, नया फाइनेंशियल ईयर, तो कुछ ना कुछ बदलाव यहाँ पे होते हैं। नया साल 2 बार आता है, एक तो 1 जनवरी को आता है, एक 1 अप्रैल को आता है, जो कि ये फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सोचते हैं कि कैश में काम करके टैक्स से हम बच जाएंगे तो ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप ये सोचें कैश में ट्रांजेक्शन करके हम बच जाएंगे तो बहुत ही गलत फहमी है। अब बड़े कैश ट्रांजेक्शन पर भी नज़र रखी जाएगी। ठीक है, अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर भी नज़र रखी जाने वाली है। कैसे, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ और आपको यहाँ पर सावधान करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, घर या ऑफिस में कैश रखने की लिमिट भी बदल चुकी है। अगर घर में, ऑफिस में आप कैश रखते हैं तो उसकी लिमिट बदली जा चुकी है। कोई फिक्स लिमिट अभी नहीं है, लेकिन जितना चाहो उतना कैश आप रख सकते हो। आपने कई बार ऐसे वीडियो देखा होगा कि आप इतना कैश नहीं रख सकते, इतना नहीं रख सकते। ये गलत है। आप कैश रख तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका सोर्स बताना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैश रख रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कितना कैश आप रखे हो, कहाँ से आया है, कहाँ से आपकी इनकम आई है, आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने सोर्स नहीं बताया है तो ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम मानी जा सकती है। मतलब आपने कहीं से भाई पैसा कमाया है, उसको आप बता नहीं पा रहे हो, और ये अनएक्सप्लेन्ड कैश माना जा सकता है, जो कि आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है, इतना ही आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड कैश किसे कहा जाता है, इसको हम समझते हैं और उस पर टैक्स क्या है। देखिए, अनएक्सप्लेन का, अगर आपने कैश का सोर्स नहीं बताया तो उसे अनएक्सप्लेन माना जाता है। मतलब आपने कहीं से उसको गलत तरीके से कमाया है। ठीक है, लगभग इस पर कितना टैक्स लग सकता है, 60% तक टैक्स लगता है, और प्लस इस पर सरचार्ज, प्लस सेस, प्लस पेनल्टी। इतना ज़्यादा, यानी 100% तक आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। कुल मिलाकर भारी टैक्स और भारी पेनल्टी आपको लग सकती है। मतलब अगर आपने कैश लिया और आपको पता ही नहीं कि भाई ये हमारा कैश कहाँ से आया है, तो उस पर 60% तक टैक्स प्लस पेनल्टी, मतलब बहुत ही बड़ा। यानी अगर आपने 1 करोड़ कमाया है तो आपको 2 करोड़ भी भरने पड़ सकते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आता है दोस्तों सेविंग अकाउंट कैश डिपॉजिट लिमिट। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हैं या फिर पैसे रखने का प्रयास करते हैं तो कितना रख सकते हैं, इसको हम समझते हैं। साल में 10 लाख से ज़्यादा कैश रखना आप जमा करते हो अगर एक बार में, तो ये इनकम टैक्स को रिपोर्ट करते हैं बैंक वाले। ठीक है, और अगर आपका पैन नहीं है तो 5 लाख से ऊपर अगर भी हो जाता है तो भी इनकम टैक्स को ये रिपोर्ट जाती है कि भाई इस पर्सन ने यहाँ पर इतना पैसा जमा किया है। अगर आपने ज़्यादा डिपॉजिट किया तो इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। बहुत सारे लोग नोटिस से घबरा जाते हैं, लेकिन अगर आपका जो इनकम, जो आपका कैश है, अगर ये एक्सप्लेन्ड है, मतलब कि कहाँ से पैसा ये आया है, अगर आप बता सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बता पाते तो दिक्कत यहाँ पे होने लगती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फटाफट बता देते हैं आपको कैश विड्रॉल लिमिट। अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो कितना कर सकते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉल पर 2% का TDS लगता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अगर आपने 1 करोड़ से कर लिया तो उस पर आपको 2% का TDS लग जाता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको 3 करोड़ ये लिमिट देखने को मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये हो गया। अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट के कुछ रूल हैं। करंट अकाउंट यानी रोज लेने देने वाले, बिजनेस वाले, यहाँ पर 50 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल पर रिपोर्टिंग होती है।
अगर आप करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा निकासी करते हैं, जमा करते हैं, तो रिपोर्टिंग होती है। सोर्स एक्सप्लेन करना आपको ज़रूरी है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किस लिए जमा हो रहा है, आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब बहुत सारे लोग एफडी करवाते होंगे। एफडी पे नियम बदला है, मैं उसको आपको समझा देता हूँ। एफडी करने वाले, देखिए एफडी सब लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 10 लाख से ज़्यादा एफडी आप करवाते हैं, कैश या ऑनलाइन दोनों मिलाकर, आप बैंक में जाकर कैश दे करवाते हो या फिर बैंक ट्रांजेक्शन करवा के आप एफडी करवाते हो, यहाँ पर आपको भी रिपोर्टिंग होती है। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा करवाते हो 1 साल में, प्लस सोर्स आपको एक्सप्लेन करना होता है। अगर एक्सप्लेन नहीं किया तो टैक्स प्लस पेनल्टी दोनों हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं कैश लोन रूल्स। अगर कैश या फिर लोन इस लेते क्या रूल इसमें है, 20,000 से ज़्यादा कैश लेना या देना मना है, ठीक है। कि 20,000 रुपये से ज़्यादा कैश लोन ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं तो मना है ये। उल्लंघन करने पे आपको 100% पेनल्टी लग सकती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई ब्याज पे पैसा देते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देते हैं और ये 20,000 से ज़्यादा अगर आप दे देते भाई तो उस पर आपको पेनल्टी लग सकती है कैश में। अगर आप काम करते हैं, ऑनलाइन करते हैं दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में अगर हम देख लेते हैं, 20,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट या टोकन करते हैं एडवांस में अलाउड नहीं है, क्योंकि फ्रॉड बहुत सारे होते थे। 2 लाख से ज़्यादा कैश लेना देना पेनल्टी है, देख सकते हैं। एंड 45 लाख से प्लस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स रिपोर्टिंग में आ जाती है। यानी अगर 45 लाख से प्लस आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो इनकम टैक्स को ये इन्फॉर्म होता है, ठीक है। ये 1 अप्रैल 2026 से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे कैश गिफ्ट रूल हम देख लेते हैं। अगर आप किसी को कैश देते हैं तो यहाँ पर ये क्या रूल है, रिलेटिव से गिफ्ट टैक्स फ्री बट कैश लिमिट 2 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन, नॉन रिलेटिव से 50,000 से टैक्सेबल, 2 लाख से ज़्यादा कैश पेनल्टी। यानी अगर ये रिलेटिव है तो 2 लाख तक कैश यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और नॉन रिलेटिव है तो 50 से ज़्यादा टैक्सेबल है और 2 लाख से ज़्यादा कैश पेनल्टी यहाँ पे लग सकती है, ठीक है। आपने ये देख लिया। अब यहाँ पे कैश सेल लिमिट हम देख लेते हैं। एक दिन में कैश सेल लिमिट में क्या है, एक दिन में एक व्यक्ति 2 लाख से ज़्यादा कैश नहीं ले सकता, नहीं दे सकता, ठीक है। एंड अगर ये करता है तो इस पर 100% की पेनल्टी लग सकती है। 1 अप्रैल 2026 से ये नियम भी लागू होने वाला है, तो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अगर आप कैश में कोई भी काम धाम करते हैं तो बहुत संभल कर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बिजनेस कैश एक्सपेंस क्या है, 10,000 से 10,000 पर डे से ज़्यादा कैश एक्सपेंस अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर आप 10,000 से ज़्यादा एक दिन में कैश एक्सपेंस करते हैं अलाउड नहीं है। ट्रांसपोर्टर 35,000 तक यहाँ पर लिमिट उनको मिल रही है जो ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, जो डोनेशन या इंश्योरेंस आप करवाते हैं इसमें क्या है, कैश डोनेशन लिमिट 2,000 से ज़्यादा नहीं है। यानी अगर आप कैश में डोनेशन करते हैं 2,000 ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। साथ में हेल्थ इंश्योरेंस कैश अलाउड नहीं है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा, कैश यहाँ पे अलाउड नहीं है। प्रिवेंटिव चेकअप 5,000 से ज़्यादा कैश अलाउड नहीं है, आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कंक्लूजन पे, क्या निकलता है कंक्लूजन हमारा। देखिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें कैश ट्रांजेक्शन कम करना है, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन हमें कम करना है। डिजिटल पेमेंट यूपीआई, एनएफटी, आरटीजीएस हमें ये करना है इसको। साथ में हर ट्रांजेक्शन को प्रॉपर रिकॉर्ड में रखना है। अगर आप वैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका रिकॉर्ड प्रॉपर रहता ही है, ठीक है। अच्छा, वरना भारी टैक्स और पेनल्टी का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आपने इन चीज़ों को सही तरीके से नहीं देखा, नहीं ध्यान दिया, तो भाई आपको यहाँ पर पेनल्टी का नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो अगर आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बिजनेस करते हैं या फिर कोई भी काम ऐसा करते हैं जहाँ पर कैश का ट्रांजेक्शन ज़्यादा होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको इस वीडियो समझ में आया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको कैश में ट्रांजेक्शन कम से कम करना चाहिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको प्रॉपर उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। अगर आपने रिकॉर्ड नहीं रखा तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकती है। उस नोटिस का आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई कहाँ से कैश आया, कितना हमने ट्रांजेक्शन किया। 1 अप्रैल 2026 से पहले आप जो भी किए, लेकिन 1 अप्रैल 2026 के बाद से आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको ये काम करने हैं और कम से कम कैश ट्रांजेक्शन करें, प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, अनएक्सप्लेन कैश ना रखें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।